So hey out there, today we are going to start with chapter 5 of class 6 geography, major domains of earth. Right. तो मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ, अगर हम अर्थ सरफेस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें बहुत सारे जोन्स देखने को मिलते हैं एज वी कुड रीड इट अहेड. So, the surface of the earth is a complex zone in which three major or three main components of the environment meet, overlap and interact. ये तीनों चीज़ होती हैं. तो हमारा जो अर्थ का सर्फेस है वो एक कॉम्प्लेक्स जोन है, ठीक है, जहाँ पर तीन मेन कंपोनेंट्स जो हैं वो मिलते हैं, ओवरलैप करते हैं और इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ. तो दिस थ्री मेन कंपोनेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे अभी. द फर्स्ट इज लिथोस्फेयर, द सेकेंड इज एटमॉस्फेयर, द थर्ड इज हाइड्रोस्फेयर एंड देयर इज वन मोर, बट फर्स्ट दीज थ्री मेन कंपोनेंट्स हम स्टडी करते हैं, ठीक है. ओके, तो सबसे पहले लिथोस्फेयर. देखो, जो वर्ड लिथो है उसका मतलब होता है स्टोन, ठीक है. तो बेसिकली लिथोस्फेयर क्या है? सॉलिड पोर्शन. अच्छा, ये वर्ड ओरिजिन वाला पैसेज भी आप एक पैसेज नहीं, नोट भी आप देखो. लिथो का मतलब क्या होता है? स्टोन. एटमो का मतलब क्या होता है? वेपर. हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर. और बायो का मतलब होता है लाइफ. अच्छा, पहले ये तीन देखते हैं. लिथो मतलब स्टोन. तो जो सॉलिड पोर्शन होता है ना अर्थ का, दैट इज योर लिथोस्फेयर. जो भी आपका लैंड पोर्शन होगा वो लिथोस्फेयर के अंडर आपका इंक्लूड होगा. जैसे कि अगर हम सिंपली टर्म से बोले, हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, हमारे आइलैंड्स हैं, दीज ऑल विल बी इंक्लूडेड इन आवर लिथोस्फेयर, राइट. ग्रेट. देन सेकंड दैट वी हैव इज एटमॉस्फेयर. तो एटमॉस्फेयर क्या है? द वेपर कंटेंट. तो बेसिकली जो भी गैशियस लेयर है हमारी प्रेजेंट, दैट इज व्हाट एन एटमॉस्फेयर कंटेन्स ऑफ. तो हमारे, अब देखो, इसके अंदर भी फर्दर डिविजन्स होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, बट दैट इज टिल नाउ अभी नहीं है. जब होगा विल डिस्कस दैट ऑल्सो इन डिटेल, जैसे कि स्ट्रेटोस्फेयर, लिथोस्फेयर, ये सारे, सॉरी लिथोस्फेयर तो लैंड हो गया. सो दीज ऑल, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये सब आपके एटमॉस्फेयर के अंदर इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है. वो एटमॉस्फेयर का फर्दर डिवीजन होता है कि कितने किलोमीटर तक ये वाला लेयर आएगा, कितने किलोमीटर तक ये वाला लेयर आएगा, एंड फर्दर और डिवीजन होता रहता है ये, ठीक है. उसके बाद हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रो वाटर. तो जितना भी वाटर कंटेंट है हमारी अर्थ सरफेस पे, दैट इज वाटर हाइड्रोस्फेयर है. तो सिंपल टर्म्स में बोले तो जो भी लैंड है हमारा वो लिथोस्फेयर है, जो एयर है हमारा वो एटमॉस्फेयर है, जो वाटर है हमारा प्रेजेंट अर्थ सरफेस पे वो हाइड्रोस्फेयर है. और जब ये तीनों के तीनों, योर लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, मतलब जब लैंड, वाटर और एयर एक साथ आते हैं तो यहाँ पर लाइफ की सारी फॉर्म आ जाती है. तो दिस इज अवर बायोस्फेयर. सो बायोस्फेयर इज अ नैरो जोन where we find land, water, air together, which contain all forms of life. And here I show you a pictorial representation of same. Have a look. देखो, यहाँ पे हाइड्रोस्फेयर हो गया आपका, लिथोस्फेयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, ये तीनों मिल रहे हैं, ये हमारा हो गया बायोस्फेयर. यहाँ पे ये जो नैरोजोन होगा ये हो गया हमारा बायोस्फेयर, राइट. ग्रेट, ठीक है. लेट अस मूव अहेड और वन बाय वन जो है हम इसको डिस्कस करेंगे इन डिटेल. सो द फर्स्ट वन इज लिथोस्फेयर. जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इट इज द सॉलिड पोर्शन ऑफ द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, ठीक है. तो यहाँ पे इसमें क्या क्या कंबाइन होता है? अर्थ क्रस्ट पे आपका रॉक, थिन लेयर ऑफ सॉइल जिसमें न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है, दैट ऑल. अब दो मेन डिवीजन जो है अर्थ सरफेस की हम करते हैं. सबसे पहला है हमारा लार्ज लैंड मासेस, जिसे हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स, और ह्यूज वाटर बॉडीज, दैट इज ओशन बेसिन्स. तो सारे ओशंस जो है वर्ल्ड के वो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ. Level of sea water remains the same everywhere. Elevation of land is measured from the sea level, which is taken as 0. तो ये पॉइंट है जो मुझे डिस्कस करना है, एंड दिस आई विल मेक यू क्लियर. हैव अ लुक. देखो, ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया. देखो यहाँ पे ये आपका सी है, ठीक है. यहाँ पे आपका जो अर्थ सरफेस होगा दैट विल बी इन अ लोअर
लेवल एज कंपेयर टू जो अबव सी लेवल होगा। ये मीन सी लेवल हो गया यहाँ पे आपका मेन। अब यहाँ से आपका एलिवेशन होता है, इसीलिए ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो सी का वाटर है उसका लेवल हर जगह सेम रहता है। जो एलिवेशन है लैंड का वो हम मेजर करते हैं लेवल ऑफ सी से, विच इज टेकन एज जीरो। इसलिए आपने कई बार सुना होगा कि वेन एवर यू आर मेजरिंग सम सॉर्ट ऑफ, जैसे हाइट वाइज आप मेजर कर रहे हो तो आप बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द सी इसका इतना है, सी लेवल से ये इतना ऊपर है। हम ऐसे बोलते हैं ना, दिस इज अबव दिस मच मीटर अबव द सी लेवल। तो वो यहाँ पे पॉइंट डिस्कस होता है। तो लिथोस्फेयर में दो मेन डिविजन्स हमने करे हैं, ठीक है। दैट इज योर कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन्स। कॉन्टिनेंट्स लार्ज लैंड मासेस हो गए और ओशन बेसिन्स आपके ह्यूज वाटर बॉडीज हो गई, ठीक है, राइट। अब हम आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे आपको जो है वर्ल्ड मैप दिया हुआ है और यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स और ओशंस का आपका डिवीजन किया हुआ है। ये आपके कॉन्टिनेंट्स हो गए, दिस यू ऑलरेडी नो, और आपके ओशंस हो गए। लेट अस मूव अहेड, ठीक है, चलिए, ठीक है। तो हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वो हमारी माउंट एवरेस्ट है। अब देखो यहाँ पे रीड करो, मीटर्स अबव द सी लेवल, अबव द सी लेवल। तो वहां से हम मेजर करते हैं। मैं दोबारा आपको वो पिक्चर दिखाती हूँ। देखो ये हो गया आपका सी, यहाँ से आपका ये मीन सी लेवल हो गया। तो यहाँ से आप मेजर करोगे, जैसे मान लो यहाँ पे आपकी एक माउंटेन है, तो आप इस लाइन से, ये जो आपका सी लेवल है, यहाँ से मेजर करोगे कि ये कितने हाइट पे है, ठीक है। सी के कंपैरिजन में जो है आप हाई डालते हो, वरना तो अगर वैसे कंपैरिजन हम करने लग जाए तो यहाँ पे जो समुंदर है उसके नीचे भी तो आपका लैंड है, वहां से कंपेयर करने लग जाए तो इट विल बी अनइवन। तो जहां से हमारा वाटर कंटेंट खत्म होता है वहां से हम जो है हाइट को मेजर करते हैं, ठीक है। दिस इज वाटर एलिवेशन ऑफ, या दिस इज वाटर एलिवेशन ऑफ लैंड इज, ठीक है। नाउ हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है हमारी माउंट एवरेस्ट, दैट इज 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल। जो ग्रेटेस्ट डेप्थ है वो है 11,022 meters in recorded of Mariana Trench। अच्छा, ट्रेंच क्या होता है इन पैसिफिक ओशन? बेसिकली जब यू विल स्टडी अबाउट द टेक्टोनिक प्लेट्स वाला पोर्शन, जब आप पढ़ोगे ओशन और कॉन्टिनेंट रिज के बारे में, तब आप ट्रेंच वाले पॉइंट पे आओगे। बट आई विल गिव यू ब्रीफ ऑफ इट। क्या होता है ट्रेंच? ये हमारा ओशन है, ठीक है। वेट, ठीक है, यहाँ पे देखो, ये हमारा ओशन है, ठीक है। सॉरी फॉर दिस, ऐसे ही ड्रॉ होते हैं लैपटॉप पे, ओके। ये हमारा ओशन है और ये हमारा ओशन बेड है, मतलब जो लैंड है ये पानी हो गया, पूरा पानी पानी। अब पानी ऐसे थोड़ी ही चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, कभी लैंड भी तो आएगी ना, ठीक है। ये पानी हो गया, ये ओशन बेड हो गया। ओशन बेड मतलब आपका लैंड हो गया, जो पानी के नीचे लैंड होता है। अब क्या होता है ट्रेंच में, ये जो आपका ओशन बेड है ना, ये खुल जाता है और ऐसे पतली सी जो लेयर है वो फॉर्म हो जाती है, ठीक है। अब हमने पढ़ा था ये आपका सी लेवल हो गया, ये यहाँ से जो पानी का ऊपर वाला कंटेंट है यहाँ से आपका सी लेवल हो गया। तो अगर तुम मेजर करोगे तो इसका जो हाइट आएगा, देखो इसका हाइट यहां से मेजर होगा ना, ऐसे। तो दिस
इज व्हाट अ मरियाना ट्रेंच को भी ऐसे मेजर कहते हैं। तो ट्रेंच क्या होता है बेसिकली, जब अगर सिंपल वर्ड्स में मैं समझाऊं तो जो आपका ओशन बेड है, जो पानी के नीचे की जमीन है, उसमें ऐसे पतला, ये बहुत पतला होता है, लाइक वेरी टिप पॉइंटेड होता है, ये ऐसे वाइड नहीं होता है, पॉइंटेड होता है ये। तो ऐसा ओपन अप हो जाता है, इसको हम ट्रेंच बोलते हैं। ठीक है, होप यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें जो आपको यहाँ पे नंबर्स में ऐड ऑन करनी, याद रखनी है, दैट इज द हाइएस्ट माउंटेन पीक, दैट इज योर माउंट एवरेस्ट, दैट इज 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल। और ग्रेटेस्ट डेप्थ की अगर हम बात करते हैं, तो ग्रेटेस्ट डेप्थ हो गई आपकी मरियाना ट्रेंच, जो है 11,022 मीटर्स, पैसिफिक ओशन में लाई करती है ये। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं हमारा जो हमने पार्ट्स डिवाइड किए थे उसके अंदर। अच्छा, डू यू नो, एक बार एक लुक दे देना इसको, एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है, फिलअप्स में पूछ लिया जाता है ये एट टाइम्स। ठीक है, ओके। अच्छा, इंडिया का देख लेते हैं। फर्स्ट इंडियन वुमेन जिस हु क्लाइम द हाईएस्ट पीक 23 मई 1984, दैट वाज बचेंद्री पाल। ठीक, राइट। अब कॉन्टिनेंट्स पे आ जाओ। देखो, हमारे पास 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, एशिया, जहाँ पे हमारा इंडिया है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका, ये हमारे 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हो गए। और आपको बाय हार्ट ये नेम्स याद करने हैं, और ये हो भी जाते हैं, इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट। कितना ईजी है। एशिया, एशिया में तब रहते हैं, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्दर्न अमेरिका, सदर्न अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। ठीक है, मैं इसका एक लुक जो है आपको दे देती हूँ वर्ल्ड एलिवेशन मैप के साथ। ये देखिए, तो ये हो गया हमारा एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड यहाँ पे नीचे है अंटार्कटिका। अब ये आपका वर्ल्ड एलिवेशन मैप है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि कहाँ पे कितना सी लेवल के कंपैरिजन में यस, सी लेवल के कंपैरिजन में कितना मीटर्स में इंक्रीज है। तो जो बिल्कुल रेड जोन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइट देखने को मिलती है। जैसे इंडिया के ऊपर चाइना। अब चाइना में ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जैसे ये से पॉपुलेटेड सिटी है, लेकिन देर आर एरियाज जहाँ पे इतना स्टीप है ना, इतना माउंटेन है कि पीपल आर नॉट यूज टू लाइक लाइफ, नॉर्मल लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जहाँ पे प्लेन एरिया है ना, वहाँ पे ज़्यादा क्लस्टर हो रखा है पॉपुलेशन का। एरिया तो बहुत बड़ा है चाइना का। ठीक है, ये रेडिश रेडिश जोन आपको। अच्छा, यहाँ पे एड्स, ANDES, एड्स माउंटेन करके आपके साउथ अमेरिका में, यहाँ पे बहुत सारे वॉल्केनस फॉर्म हुए। सो दिस रेड एरिया। फिर उसके बाद जो ब्लूइश एरिया है ना, ये वो एरिया है जहाँ पे बर्फ के नीचे जो लैंड दबी हुई है। ठीक है, सो यू कैन सी दिस इन अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड। ठीक है, ओके। तो ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए। अब एक चीज़ आई वांट टू टेल यू इज, ये जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, इनके स्पेसिफिक पॉइंट्स जो है मेंशन्ड है। तो व्हाट आई एडवाइज यू कि आप ऐसे चार्ट फॉर्म में इसको लिख लो, दैट विल बी इजी टू रिमेंबर। जैसे कि मेंशन आपका एशिया हो गया, फिर उसका पहले, सबसे पहले ये चीज़ करो कि साइज वाइज क्या चल रहा है। मतलब साइज इन द सेंस, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, सेकंड नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे आता है, फोर्थ नंबर पे आता है, ऐसे करके। ठीक है, फिर इसमें यू कैन मेंशन आउट कि भाई जैसे यहाँ पे ये दे रखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है इस कॉन्टिनेंट से। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद कि जैसे माउंटेन्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ होता है। ठीक है, जैसे आपका बताया होता है कि लॉन्गेस्ट रिवर है यहाँ पे। ठीक है, लाइक दिस। अच्छा, पहले साइज वाइज में मैप वाइज डिस्कस करते हैं, साइज डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट दैट वी हैव इज नन अदर देन एशिया। दिख रहा है, फर्स्ट एशिया। अच्छा, ये मैप ऑलरेडी आपको आंसर कर रहा है ये सारी चीज़ें, तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू मेक इट।
अब 7 कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा सबसे छोटा इजीली आप टर्म आउट कर सकते हो। एशिया सबसे बड़ा है, सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया, ये 7th नंबर पे आता है। अब बाकी हमें टर्म आउट करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया हमारा एशिया, सेकंड है हमारा अफ्रीका, थर्ड है हमारा नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ है हमारा साउथ अमेरिका, फिफ्थ है हमारा एंटार्क्टिका, एंड सिक्स्थ है हमारा यूरोप, एंड लास्ट और ऑस्ट्रेलिया। तो अगर साइज मतलब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट बाय लैंड एरिया हम डिस्कस करें तो सबसे पहले आता है एशिया, अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर एंटार्क्टिका, फिर यूरोप एंड देन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, वेरी इजी टू गो। ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड। अब यहाँ पे हम ये इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्कस करते हैं इसके। सबसे पहले एशिया हमारा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, वी ऑलरेडी डिड। अब कितना लैंड एरिया ये कवर करता है? 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ये कवर करता है। अब ये कहाँ पे लाई करता है? ये हो गया हमारा लोकेशन, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट हम बना सकते हैं हेमिस्फीयर डिवीजन में। तो इट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है इस कॉन्टिनेंट से। एशिया जो है वो सेपरेट किया गया है बाय यूरल माउंटेन्स या वट एवर द वे यू प्रोनाउंस इट ऑन वेस्ट। ये बहुत देखो, सबसे पहले फीचर पता चलेगा। अच्छा वेट, मुझे पता तो है इसमें क्या लिखा हुआ है, तो हम मैप करते हैं सीधा, ठीक है। मैप से डिस्कस करते हैं, नो नीड टू ओपन द रीडिंग कंटेंट, ठीक है। तो एशिया का हमें पता चल गया, 1/3 ऑफ द लैंड एरिया ये कवर कर रहा है। ट्रॉपिक ऑफ, देखो ये तीन हो गए, ये हो गया हमारा इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है वो पास होती है हमारे एशिया से, ठीक है। और यूरोप और एशिया को जो अलग करता है दैट इज यूरल माउंटेन्स। अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब यूरोप और एशिया का लैंडमास कंबाइन करके हम इसको यूरेशिया बोलते हैं, यूरेशिया, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, यूरेशिया ये तो कोई कोऑर्डिनेट, अरे यूरोप और एशिया को मिलाकर बनता है यूरेशिया। जैसे नाउ इट इज़ वेरी कॉमन कि पेरेंट्स अपने बच्चों का नाम ऐसे अपने नाम को जोड़ कर रख रहे हैं, तो दैट इज़ व्हाट, ये तो बहुत पहले कर दिया था। ओके तो यूरेशिया इज नथिंग एल्स, बस जो एरिया यूरोप और एशिया को इंक्लूड करके बना हुआ है। सेकेंड हम आते हैं यूरोप के ऊपर। अब यहाँ पे आर्टिक सर्कल जो है पास होता है इससे, वो मेंशन है इसमें, ऑब्वियसली तुम्हें पता ही है, तो तुमने ऑलरेडी वो चीज़ कर दी है। आर्टिक एंटार्क्टिक आएगा फिर, ठीक है। तो आर्टिक सर्कल जो है यहाँ से पास होता है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ अफ्रीका पे। ओके अच्छा एक और चीज़, चलो अफ्रीका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहली चीज़ जो तुम यहाँ पे नोट करोगे कि जो आपका इक्वेटर है वो इसके बीच में से पास आउट हो रहा है। और वन मोर थिंग, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी, इक्वेटर भी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी, सो दिस इज द ओनली कॉन्टिनेंट जिसपे तीनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन और इक्वेटर पास होते हैं, ठीक है। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट हमें यहाँ मिलता है, दैट इज सहारा डेजर्ट, एंड द लॉन्गेस्ट रिवर नाइल भी हमें यहाँ मिलती है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, ये क्वेश्चन आता है कई बार, कॉम्पिटेटिव में भी आता है, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट रिवर। लार्जेस्ट रिवर आपकी अमेजन है और लॉन्गेस्ट रिवर आपकी नाइल है, ठीक है। यस, तो लार्जेस्ट अगर बोलते हो तो दैट इज अमेजोन, लेकिन लॉन्गेस्ट दैट इज नाइल। देख ही रहे हो तुम कि कहाँ से ये एमर्ज हो रही है इतनी दूर, यूर कैन क्लियरली सी इट, तुम वो कितनी बड़ी रिवर है ना, ठीक, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम नॉर्थ अमेरिका पे। ये हमारा नॉर्दर्न वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। और नेक्स्ट है हमारा साउथ अमेरिका, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे यू कैन फाइंड आउट द सदर्न हेमिस्फीयर में वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर।
ओके, देन दिस इज ऑल्सो कि एन्स माउंटेन यहाँ पे पाई जाती है। देन अंटार्कटिका अगर हम बोलते हैं, ये जो है हमारे सर्दर्न पोल में कंप्लीटली लाई करता है। अच्छा ऑस्ट्रेलिया रह गया। अच्छा ऑस्ट्रेलिया ऑल साइड्स ओशन से कवर्ड है, आइलैंड कॉन्टिनेंट है ये हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेम द आइलैंड कॉन्टिनेंट, दैट इज योर ऑस्ट्रेलिया। फिर अंटार्कटिका की बात करते हैं, तो साउथ पोल में इंटायरली लाई करता है, बट यहाँ पे यू डू नॉट हैव परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट। मतलब जैसे वी हैव दिस कंट्रीज डिविजन्स इन दिस कॉन्टिनेंट, जैसे हमारा इंडिया है, यहाँ पे प्रॉपर एक रेगुलर वे में हम देखें तो लोग रहते हैं, कंट्री डिसाइडेड। बट एंटार्क्टिका में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी कंट्रीज ने यहाँ पे अपने रिसर्च स्टेशन बनाए हुए हैं, इंडिया का भी है यहाँ पे। लेट अस सी दस दैट वन है। चलो ये रीड कर लेते हैं। हाँ हो गया, ये रहा अंटार्कटिका। तो there are no permanent human settlement. Many countries have research stations in Antarctica. India also has a research station that are named Maitree and Dakshin Gangotri. ठीक है। अच्छा let us see this as well. Isthmus, a narrow strip of land joining two land masses. तो isthmus किसको बोलते हैं हम, जो पतली सी स्ट्रिप दो लैंड मासेस को ज्वाइन करती है। अच्छा एक और स्ट्रेट है, ये एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर का कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सीज एंड ओशंस। ठीक है, तो स्ट्रेट में क्या डिफरेंट, यही तो हो गया लैंड जो ज्वाइन करी है, पतला सा लैंड का एरिया जो ज्वाइन करा है दो लैंड मासेस को, और स्ट्रेट होता है पतला सा पैसेज ऑफ वाटर जो दो बड़े बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो नेम द स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, दैट इज पार्क स्ट्रेट। ठीक है, पार्क स्ट्रेट। अब आप अगले टॉपिक पे चलते, दैट इज हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। हाइड्रोस्फेयर इज वाटर, सिंपली वाटर। 71% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। ठीक है, तो बची हुई 29 विद लैंड, कॉमन सेंस। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे डिविजन भी करा हुआ है वाटर का, जैसे ड्रिंकिंग फ्रेश वाटर कितना है। फ्रेश वाटर का कंटेंट अगर हम देखें तो दैट इज ओनली 2.5%। तो फ्रेश वाटर आपको जैसे अंडरग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स की फॉर्म में, आइस शीट्स की फॉर्म में देखने को मिलता है। ठीक है, और देखा जाए तो सारे ओशंस जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अच्छा ठीक, और ओशंस का भी डिस्कस कर लेते हैं हम। ये कॉन्टिनेंट्स का साइज डिस्कस किया हुआ है, वी ऑलरेडी डिड इट, राइट। ठीक है, ओशंस पे आ जाते हैं हम। ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। अभी हम जैसे अपने कॉन्टिनेंट्स पढ़ा वैसे हम ओशंस के बारे में पढ़ते हैं। दिखाना पड़ेगा, ठीक है, हैव अ लुक। हमारे पास 5 मेजर ओशंस हैं। सबसे पहला पैसिफिक ओशन। देखो अब इसमें कंफ्यूज मत होना, अर्थ गोल है, बट वो आप ऐसे यहाँ पे लाइक स्क्रीन पे कैसे दिखा सकते हो, तो वो ग्लोब अगर हम देखें तो वहाँ पे विल बी क्लियर विद इट। ऐसे मत समझना ये पैसिफिक ओशन अलग है ये अलग है, नो, राउंड है अर्थ, तो ये एरिया ऐसे गोल होएगा तो ये एक ही तो एरिया आ जाएगा ना यहाँ से यहाँ तक। देखो ऐसे ही, बड़ा फास्ट हो गया, कोई नहीं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। देखो यहाँ पे पैसिफिक ओशन आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा, ज़्यादा जल्दी तेज हो गया। ठीक है कोई नहीं। तो ओशंस अगर हम देखें तो 5 मेजर ओशंस है हमारे पास, पैसिफिक, एटलांटिक, इंडियन, सर्दर्न एंड आर्टिक। इसी मैप में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला हो गया हमारा पैसिफिक, उसके बाद हो गया हमारा एटलांटिक, देन वी हैव इंडियन, देन वी हैव सर्दर्न एंड फिर आर्टिक। हो गए हमारे 5 कंप्लीट। ठीक है चलो चलते हैं आगे। तो 5 ओशंस हमारे पास।
अच्छा, थ्री चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर: वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करंट्स। तो वेव्स, टाइड्स और ओशन करंट्स हमारे ऐसे डिवीजन, जैसे हमने पढ़ा आपका कॉन्टिनेंट्स के बारे में, वैसे ओशंस के बारे में भी है कि पैसिफिक ओशन हमारा लार्जेस्ट ओशन है, 1/3 ऑफ द अर्थ पे ये हमारा स्प्रेड है। फिर इसमें हमने ऑलरेडी पढ़ा है मैरियाना ट्रेंच, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इसी ओशन में लाई करता है। पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंड करती है इसको। ठीक है, एनी डाउट? ठीक है, चलो, you can have a look of same. ये हो गया हमारा पैसिफिक ओशन, ये ऑलमोस्ट राउंड है। ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, गॉट इट। ठीक है, अब अटलांटिक ओशन जो है वो हमारा सेकेंड लार्जेस्ट ओशन हो जाता है, और इसकी शेप कैसी है? इट इज लाइक एन एस शेप। लेट मी शो यू दिस एज वेल। ठीक है, देखो, ये हो गया हमारा अटलांटिक ओशन। ये शेप आप देख रहे हो, एस शेप होगी, राइट। It is flanked by North and South Americas on the western side and Europe and Africa on the eastern side. ठीक है, you can see the continents: Europe, Africa, your North America, South America. ठीक है, the coastline of Atlantic Ocean is highly irregular, indented coastal provides ideal location for natural harbors and ports. From the point of view of commerce, it is the busiest ocean. अब देखो क्या कह रही है, ये कह रहे हैं कि अगर आप ये स्फीयर देखो अटलांटिक ओशन का, तो ये इरेगुलर टाइप है। देखो, यू कैन सी दिस थिंग, किसी जिस शेप इरेगुलर टाइप है, तो इसकी वजह से यहाँ पे पोर्ट्स बनाए जाते हैं, और पोर्ट्स होंगे तो मतलब ऑब्वियसली फिर अगर आप पोर्ट्स बनाओगे तो शिप वहाँ पे खड़े रहेंगे, और ट्रैवलिंग जब होगी, नेविगेशन जब होगा, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल, इसलिए बहुत बिजिएस्ट भी है। ठीक है, इंडियन ओशन की बात करते हैं, ये ओनली ऐसा ओशन है जो एक कंट्री के बाद नेम किया गया है, इंडिया। सो द इंडियन ओशन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया। ठीक है, the shape of the ocean is almost triangular. Indian Ocean में, let me show you. ठीक है, आगे देख लेते हैं। Triangular, और in the north it is bound by Asia. In the north it is bound by Asia, and in the west by Africa, and the east by Australia. ये हो गया आपका इंडियन ओशन। ठीक है, ये है आपका इंडियन ओशन। यहाँ पे इंडिया आ गया आपका, यहाँ पे आपका अफ्रीका आ गया, यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया आ गया। ओके, फाइन। फिर सदर्न ओशन encircles the continent of Antarctica and extend northwards to 60 डिग्री साउथ ऑफ लैटिट्यूड। ये लर्न करना पड़ेगा। देखो, कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये मैंने आपको एक टैबलेट दिया और ये लर्न है। अरे ये क्रैम करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इज ओके, बट यू हैव टू क्रैम इट। Arctic Ocean is located with the Arctic Circle and surrounds the North Pole. It is connected with the Pacific Ocean by a narrow stretch of shallow water known as Bering Strait. It is bound by north coast of North America and Eurasia. Eurasia क्या है? Yes, the एशिया और यूरोप की कंबाइंड बात। उसके बाद हम आ जाते हैं एटमॉस्फेयर में। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एटमॉस्फेयर भी फर्दर डिविजन्स होती है यार, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मीसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ऐसा आपका डिवीजन होता है एटमॉस्फेयर के अंदर। अगर हम बात करते हैं तो 1600 किलोमीटर तक का इसका आपका एक्सटेंड है। बेसिकली 5 लेयर्स में ये डिवाइड किया गया है, उनके कॉम्पोजिशन, टेम्परेचर, प्रॉपर्टीज पे बेस्ड। The layer starting from the Earth's surface
are called troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere. ठीक है. अगर हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन की, तो ये क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा कौन सी एयर कौन सी हमारे एयर में कौन सी सबसे ज़्यादा गैस है. तो मेनी ऑफ द आंसर्स इज ऑक्सीजन. रॉन्ग. नाइट्रोजन 78%. उसके बाद ऑक्सीजन इज द सेकेंड गैस इन अमाउंट, इन क्वांटिटी. ठीक है. ठीक है. फिर अदर गैसेस हो जाती है हमारी 1%. तो 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर है हमारी. फिर 1% आर्गन, CO2. ठीक है. ये सब आ जाता है. और नाइट्रोजन फिक्सेशन भी तुमने पढ़ा होगा. तो नाइट्रोजन ग्रोथ में हेल्प करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. ठीक है. तो अदर गैसेस हो जाएंगी. फाइन. अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है डेंसिटी का. डेंसिटी ऑफ एटमोसफेयर वेराइज विद हाइट. तुमने कभी नोटिस किया जब भी तुम माउंटेन पे जा रहे हो, तो मतलब माउंटेनियस एरिया पे जा रहे हो, तो यू विल जल्दी थक जाते हो, तो हाफने लग जाते हो. वाई सो? बिकॉज ऑक्सीजन का कंटेंट कम है. जैसे कि क्या होता है, डेंसिटी ऑफ एटमोसफेयर वेराइज विद हाइट. मैक्सिमम सी लेवल और डिक्रीज रैपिडली एज वी गो अप. सो एज वी गो अप टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, डेंसिटी जो है एयर की वो डिक्रीज हो जाती है. जैसे कि ये प्रॉपर ऐसे हम डिवीजन कर देते हैं हाइट का. यहाँ पे इतने सारे मान लो मॉलिक्यूल्स हैं आपके ऑक्सीजन के. ठीक है. ऐसे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आपके प्रेजेंट हैं. पर जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कम होते जाएंगे. ठीक है. वो ज़्यादा दूरी पकड़ लेंगे. दैट इज व्हाट इज डेंसिटी इज, राइट. और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करती है. तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर गिरता है, डेंसिटी गिरती है. तो हाई प्रेशर होगा, लो प्रेशर. थिंक ऑफ लो प्रेशर होगा. ठीक है. सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एक्सपीरियंस लो प्रेशर. ठीक है. वेयर जो मूविंग एयर है दैट इज कॉल्ड विंड. तो ये आप छोटा सा मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए. इट इज मैक्सिमम एट सी लेवल एंड डिक्रीज रैपिडली एज वी गो अप. You know, climbers experience problem in breathing due to this decrease in the density of air. They have to carry with them oxygen cylinders to able to breathe at high altitude. Temperature also decreases जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं. जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर गिरता रहता है, इसलिए माउंटेन्स में ठंड होती है. The atmosphere exerts pressure on the earth. This varies from place to place. उसके बाद हमारा आ जाता है बायोस्फीयर. बायोस्फीयर जब तीन डोमेन्स ऑफ अर्थ इंटरैक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ, अफेक्ट करती है एक दूसरे को, दैट इज व्हाट अ बायोस्फीयर इज. यहाँ पे आपका एक कंसर्नेबल पॉइंट डिस्कस किया गया है कि बहुत सारे स्पीशीज़ हैं ऑर्गेनिजम्स के जो साइज में अलग होते हैं. जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इंसानों को जोड़कर, दे आर लिंक टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल. तो ऑर्गेनिजम्स जो है हमारे बायोस्फीयर में ब्रॉडली भी डिवाइडेड इनटू प्लांट और एनिमल किंगडम. ठीक है. तीन डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरैक्ट करती है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को अफेक्ट करती है. जैसे कि कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ फूड और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर में लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप्स. तो एक इशू यहाँ पे डिस्कस किया गया. जैसे हम पेड़ काटते हैं, ठीक है, उसकी वजह से देखो पेड़ क्या करते हैं. पेड़ की जो रूट्स है ना, वो सॉइल को होल्ड अप करके रखती है. जैसे बारिश आ रही है, जैसे बारिश आ रही है तो वाटर फ्लो की वजह से, हवा की वजह से वो सॉइल उड़ता नहीं है, फ्लो अवे नहीं होता है, वॉश डाउन नहीं होता है. क्यों? क्योंकि जो जहाँ हमारा ट्री है उसकी रूट्स उसको होल्ड करती है. लेकिन अगर ट्री को हम काट देंगे तो उसकी रूट्स उसे होल्ड नहीं करेगी. तो जो ऊपर की लेयर है सॉइल की, वो वॉश होती रहेगी, वो जॉट डाउन उड़ती रहेगी, हवा के साथ पानी के साथ बह जाएगी. और जो सॉइल की लेयर है दैट इज़ वेरी न्यूट्रिशियस कुछ भी उगाने के लिए, राइट. तो यहाँ से रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम द स्लोप. सिमिलरली अर्थ सरफेस मे बी चेंज ड्यू टू द नेचुरल कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक. जैसे कि दे कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड. अच्छा, अभी एक सोमालियन प्लेट है, आपने सुना होगा न्यूज़ में. तो जो
हमारा कॉन्टिनेंट है, दैट इज आवर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, उसकी एक पोर्शन ऐसे कह रहे हैं वो टूट रहा है, ठीक है। और देर आर चांसेस कि बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ वो इंडिया में आके मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट हैपेंस। अब जैसे गोंडवाना लैंड का कंसेप्ट तुमने पढ़ा, मतलब यू स्टडी इफ यू हैव नॉट, यू हैव इट। तो गोंडवाना लैंड का कंसेप्ट क्या है कि पहले जो हमारा ये लैंड एरिया था ये एक साथ जुड़ा होता है, बट एट टाइम्स ये टूटता गया और कॉन्टिनेंट्स फॉर्म हो गए, ठीक है। तो ऐसे चेंज होता रहेगा। As happened in the case of tsunami recently, parts of Andaman and Nicobar Islands were submerged under water. ठीक है। अब एक इंदिरा पॉइंट है, that is also submerged under water because of tsunami. Discharge of water material into lakes and rivers make the water unsuitable for human use. It also damages other forms of life. अब emissions from industries, thermal power plants, अब इससे क्या होता है बेसिकली? पोल्यूट, हमारा लैंड होता है पोल्यूट, हमारी एयर पोल्यूट होती है, हमारा वाटर पोल्यूट होता है, जैसे डंप करते हैं हम लैंड में। तो CO2 एक बहुत इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट गैस, बट इसके अमाउंट अगर बढ़ जाती है तो उसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर होता है, और इससे हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट आपसे पूछा जा सकता है, तो देयर इज द गैस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. There is thus a need to limit the use of resource of the earth to maintain the balance of nature between the domains of these three. And with this, we are end with the chapter. It was very interesting chapter. इसकी एक reading लगाना is important. And yes, please subscribe to my channel. Thank you.